तो ये तो समझ में आया एटम क्या होता है। उसमें जो भाग ले रहा है पार्टिकल, वो पार्टिकल एटम होता है। एटम टेक पार्ट करते हैं तब कंपाउंड बनते हैं, आयंस बनते हैं, जो भी चीजें बनती हैं वो तभी बनती हैं जब एटम पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट हेडिंग है एनसीईआरटी की, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब कौन कौन से लॉज हैं? अब दो लॉज हैं इसमें। देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टू लॉज कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created or destroyed। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का कंजर्व रहता है। उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल से समझिए। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CO2। अब कार्बन का मास होता है 12 यूनिट, O2 का होता है 32 यूनिट, तो CO2 कितनी बननी चाहिए? 44 यूनिट। अब 44 ही हुई, देखो कार्बन 12, 16 टू द 32 और 12, 44 यूनिट। तो हमने देखा कि जितना रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट का टोटल जो मास है वो प्रोडक्ट के बराबर है। रिएक्टेंट का जितने भी रिएक्टेंट है उसका टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर है। तो इससे पता लगता है कि जितना रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा। ये नहीं है कि उससे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। एक दूसरा घरेलू एग्जांपल लो। अगर आप 1 किलो खोए में 1 किलो शुगर मिलाएंगे तो 2 किलो की बर्फी बनेगी। अब ये नहीं है कि 1 किलो खोए में आप 1 किलो चीनी बनाए तो 2.5 किलो बर्फी बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। बात क्लियर हुई? यस या नो लिखो। तो यहां क्या मतलब हुआ? टोटल रिएक्टेंट्स मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट।
जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, कम या ज्यादा नहीं हो सकता। इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास कम या ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी रिएक्शन में ना तो मास घटेगा ना बढ़ेगा। जितना मास रिएक्टेंट्स का है, टोटल मास भी प्रोडक्ट का उतना ही होगा। ना एक घटेगा ना आधा बढ़ेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लो, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड। जैसे H2 रिएक्ट कर रही है O2 से और बन रहा है वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो पानी बनता है। पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। O इधर एक है, इधर दो है, तो इधर 2 कर दो। अब 4H हो गए तो यहाँ 2 कर दो। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब बैलेंस इक्वेशन का मास देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है। हाँ, सुन, बैलेंस में रिएक्टेंट के एटम के नंबर और प्रोडक्ट के नंबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर एटम के बराबर होने चाहिए, उसको कहते हैं बैलेंस, ठीक है। पहले जैसे हमने लिखा H2O2 तो बना वाटर H2O। तो यहाँ O2 थे, यहाँ एक था, तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2 हो गए तो 2O हो गए। लेकिन H की संख्या यहाँ 4 हो गई। हमने यहाँ लिखा था H2, 2 एटम है हाइड्रोजन का, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4H2 हो गए O2। अब बना 2H2O। इट मीन्स कि 4 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 2 ऑक्सीजन के होंगे, तब 2H2O बनेगा। मास देखिए, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का मास हो गया 4 यूनिट। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, O2 का मास हो गया 32 यूनिट। इसका टोटल मास निकालिए, देखो 2, हाइड्रोजन का होगा 2 प्लस 16, टोटल कितना हो गया इसका, 16 टू 18, 18 टू द 32, ये हो गया 32 यूनिट। 16, 18, 18 टू द 36, 36 हो गया। अब ये देखो इसका कितना हुआ, 32 प्लस 4, 36। तो जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट बना। तो ये क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्व रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। कंजर्व का मतलब होता है जो चेंज ना हो। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसे हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, तो अगर हम 36 ग्राम, या यहां से देखें 4 ग्राम हम हाइड्रोजन लें, तो 32 ग्राम लेनी पड़ेगी हमें ऑक्सीजन, तब बनेगा 36 ग्राम वाटर। ये रूल है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो 36 ग्राम बनेगा वाटर। हाँ, देख ये क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और ये इधर लिखते हैं प्रोडक्ट। जितना मास रिएक्टेंट का होगा, रिएक्टेंट माने रिएक्शन जो कर रहे हैं, आपस में डिस्कस मत करो। जितना मास रिएक्टेंट का होगा, रिएक्टेंट माने जो रिएक्शन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल, एटम, उनका टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर होगा। अभी एग्जांपल दिया है, इससे समझ में आ रहा होगा।
जैसे आपने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया तो 5 लीटर दूध बन जाएगा। आंसर दो। ए, कितना होगा? 2 लीटर। अगर 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी कर दोगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 2 लीटर। अब ये तो नहीं है कि हमने रिएक्शन क्या कराया, 1 लीटर दूध का 1 लीटर पानी का, तो प्रोडक्ट कितना होगा? 2 लीटर। ये थोड़ी है कि 1.5 लीटर रह जाए या 2.5 लीटर रह जाए, बन जाए। जितना रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट भी तो उतना ही बनेगा। नहीं आ रहा समझ में? है ना? तो वही है कि जहां पर जितना मास, टोटल मास जिसका रिएक्टेंट का जितना है, प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होगा, ना कम होगा ना ज्यादा। अब जितनी चीज मिलाई है उतना ही टोटल तो बैठेगा। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। हम मास को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से। ऐसा कोई तरीका नहीं है दुनिया में जिससे मास क्रिएट हो जाए या मास डेस्ट्रॉय हो जाए। जितना मिलाया है, जितना है उतना ही रहेगा। जितनी चीज मिलाई है उसका मास भी उतना ही होगा, न कम होगा न ज्यादा होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड रूल, सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? इन ए केमिकल substance, in a chemical substance, the elements are always present in a definite, in a definite proportion by mass। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या बताता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट जो भी होते हैं उनका वो बाई मास डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे वाटर है H2O, हाइड्रोजन का मास कितना है? यहां पर टोटल हाइड्रोजन का एक होता है, 2H का हो गया 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 2:16। सिंपल कर लीजिए, 1:8, है ना? तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनका बाई मास प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? 1:8। कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही वो रिएक्ट करेगा। अगर 8 से ज्यादा है तो बचा रह जाएगा, वो करेगा रिएक्शन 8 के साथ ही। एग्जाम्पल फर्स्ट, 2
अब वाटर है, अब वाटर चाहे आप यहाँ इंडिया में बनाएं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, या अमेरिका में बनाएं, या चांद पे जाके बनाएं, जब पानी बनेगा तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 ही होगा। ये नहीं है रेशो चेंज हो जाए। यही डेफिनेशन कहती है कि बाई मास प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल है CO2। ठीक है, अब इसमें रेशो बाई मास कितने, कार्बन का मास होता है 12, रेशो ऑक्सीजन 2 है O2, तो इसका 16 to the 32 हो गया। सिंपल करो इसके, 3:8। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 3:8 होगा। चाहे आप 2000 का नोट जलाओ और CO2 बना लो, तो CO2 बनने में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 3:8 ही रहेगा, चाहे आपने 2000 का नोट जला के बनाया है। चाहे आपकी सहेली लकड़ी जला करके CO2 निकाल रही है, तो लकड़ी से भी CO2 में C और O2 का रेशो 3:8 होगा। ये नहीं है कि 2000 का नोट जलाए तो CO2 में जो रेशो है कार्बन ऑक्सीजन का चेंज हो जाए, वो चेंज नहीं होगा। चाहे सादा कागज जला करके CO2 बने, चाहे लकड़ी जला के CO2 बने, चाहे कोई खुद जल जाए तब CO2 बने, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 3:8 ही रहेगा, फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये दूसरा रूल है। नहीं आया समझ में? इसको कहते हैं लॉ ऑफ, हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट माने जो चेंज नहीं हो सकता, तो जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, फटाफट कमेंट करो, और जिसको समझ में आ गया वो यस लिखो। सभी बच्चे लिखे, आपका नाम आएगा स्क्रीन पर। जब वीडियो भेजूंगा तो हर बच्चे का नाम आएगा उस पर, आप देखना। वेरी गुड, इट मीन्स सेक्शन ए के बच्चे थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वो तो तुम लोग कह रहे हो ना, मेरी नजर में जब मैं कहूंगा बहुत पढ़ते हैं तब बहुत पढ़ते हैं। अभी तो तुम लोग अपनी तरफ से ही तो कह रहे हो, तुम तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी सब। लगने को तो बहुत कुछ लगना चाहिए, लेकिन कहाँ से लगे। चलो बहुत बढ़िया, सबकी समझ में आ गया। मुझे वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो सही रिएक्शन करते हैं। कोई बात समझ में नहीं आए तो बड़े डेलिकेटली पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है। और जो एटीट्यूड, हाँ, जो बच्चे एटीट्यूड दिखाएंगे उसके लिए फिर कुछ नहीं है। ठीक है। और टीचर के सामने कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया? हाँ, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर वो नेक्स्ट पोर्शन पूरा नहीं होगा। हाँ, अरे वो उसमें भेजा तो है सिलेबस मैंने, उस पर पढ़ लीजिए।